Hello everyone, welcome to the online platform of live classes Sirsa. Today we are going to discuss about our last topic of the same chapter, that is life process. बेटा हमने इस चैप्टर में सीक्वेंस वाइज सारे टॉपिक कवर अप कर लिए हैं, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, और आज हमारे इस चैप्टर का, इस सीरीज का लास्ट टॉपिक दैट इज एक्सक्रीशन. ठीक है, तो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं एक्सक्रीशन. और पैटर्न हमारा सेम रहेगा जैसे हमने न्यूट्रिशन पढ़ा था, एनिमल्स का, प्लांट्स का, ह्यूमन का, सेम रेस्पिरेशन, सेम ट्रांसपोर्टेशन, और उसी तरह से हम पढ़ेंगे एक्सक्रीशन भी सेम ही. पहले एक्सक्रीशन की बेसिक टर्म्स, प्लांट्स में कैसे होता है, एनिमल्स में कैसे होता है, ह्यूमंस में कैसे होता है, और क्या क्या इस टॉपिक से क्वेश्चंस बन सकते हैं. तो स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज एक्सक्रीशन? तो सबसे पहले हमें इसकी डेफिनेशन बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए. व्हाट इज एक्सक्रीशन? क्या होती है एक्सक्रीशन की डेफिनेशन? द प्रोसेस ऑफ, देखो एक्स मतलब एग्जिट, या मैं कहूँ रिमूवल, यही बात है, एग्जिट या रिमूवल. ओके बेटा, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ nitrogenous waste from the body is known as excretion. तो क्या हमारी डेफिनेशन बोल रही है? द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज नोन एज एक्सक्रीशन. बेटा हम नॉर्मली एक्सक्रीशन लिख देते हैं कि डाइजेशन, इंजेक्शन करना मतलब खाना, और इजेशन रिमूव करना. एक्सक्रीशन में क्या होता है बेटा? हमारे बॉडी का जितना भी नाइट्रोजिनस वेस्ट होता है उसे बॉडी से बाहर निकालना, दैट इज एक्सक्रीशन. देन मैम व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इजेशन एंड एक्सक्रीशन? देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इजेशन एंड एक्सक्रीशन? इजेशन मतलब ई मतलब एग्जिट, जेशन मतलब डाइजेस्ट किया हुआ, मतलब कि जो सब्सटेंस डाइजेस्ट नहीं हो पाया उसका बाहर निकालना इज इजेशन. रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड वेस्ट इज क्या? इजेशन. बट रिमूवल ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज नोन एज एक्सक्रीशन. तो मैम अभी नाइट्रोजनस वेस्ट कौन से होते हैं और अनडाइजेस्टेड वेस्ट कौन से होते हैं? अनडाइजेस्टेड जैसे हमारी बॉडी को जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है. मैं कहूँ अगर बात मान लो हमें चार सिंपल से लैंग्वेज में बात करूँ तो हमें मान लो 2 चपाती की भूख थी, 2 रोटी की भूख थी, और हमने कितनी खा ली? 4 खा ली धक्के से, है ना. धक्के से 4 खा ली, तो वो जो 2 रहेंगी ना, तुम्हारी बॉडी को उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वो तुम्हारे लिए अनडाइजेस्टेड होकर के बाहर निकल जाएगी. ठीक है, तो वो होती है क्या होती है? हमारी इजेशन. बट एक्सक्रीशन में आते हैं बेटा हमारे नाइट्रोजिनस वेस्ट, और हमारे बॉडी में, हमारे नहीं मतलब टोटल 3 तरह के नाइट्रोजिनस वेस्ट पाए जाते हैं. कौन कौन से? यूरिया, यूरिक एसिड एंड अमोनिया. ठीक है, तो 3 तरह के नाइट्रोजनस वेस्ट बॉडी में पाए जाते हैं अलग अलग ऑर्गेनिजम्स की. कौन कौन से? यूरिया, यूरिक एसिड एंड अमोनिया. ठीक है, तो अब इनके बारे में थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करके बताऊं तो यूरिया क्या होता है बेटा? यूरिया कौन सिक्रीट करता है? यूरिक एसिड कौन सिक्रीट करते हैं? ओके, एंड मैम अमोनिया कौन सिक्रीट करता है? देखो मैं तुम्हें ये कंसेप्ट याद करवा देती हूँ पूरा अच्छे से. इन तीनों में से बेटा जो मोस्ट टॉक्सिक होता है ना वो अमोनिया होता है. जो मोस्ट टॉक्सिक होता है अमोनिया होता है, और जो जितना ज़्यादा टॉक्सिक होगा उसको बॉडी से रिमूव करवाने के लिए उतने पानी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी. ठीक है, तो अब एक बात बताओ, जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कहाँ रहते हैं? पानी में, तो उनको तो ईजिली पानी मिल जाएगा. ठीक है, तो पानी में रहने की वजह से, पानी में जो रहने वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका नाइट्रोजनस वेस्ट कौन सा होता है? अमोनिया. तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, अमोनिया किनका नाइट्रोजनस वेस्ट होता है? एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स का. एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स का नाइट्रोजनस वेस्ट अमोनिया होता है. और यूरिया किसका होता है बेटा? यूरिया किसका होता है? ह्यूमंस का. या मैं बात करूँ, मैमल्स आ जाते हैं इसमें सारे, मैमल्स, लार्ज फिश इसमें आ जाती हैं, स्नेल्स इसमें आ जाता है, लार्ज फिश इसमें आ जाती हैं. ठीक है, ये लार्ज आती हैं ह्यूमन की तरह जो बिहेव करती हैं. और यूरिक एसिड बेटा होता है एव्स का, या बर्ड्स में जिसको बोल सकती हूँ. ठीक है, तो ये यहाँ पर छोटा सा कंसेप्ट है, ज़्यादा इसमें याद करने वाला नहीं है. अगर फिर भी पूछ लेते हैं तो हमें पता हो यूरिया, यूरिक एसिड और अमोनिया में मोस्ट टॉक्सिक सब्सटेंस, हाईएस्ट टॉक्सिक कौन सा होता है? हमारा अमोनिया. और जो जितना ज़्यादा टॉक्सिक उसको बॉडी से रिमूव करवाने के लिए उतनी ही ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट लगती है. तो अमोनिया इज द मोस्ट टॉक्सिक, वाटर कंसेंट्रेशन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है. यूरिक एसिड इज द लीस्ट टॉक्सिक,
ठीक है। अब एव्स पक्षी होते हैं, जैसे मैं तुम्हें हिंदी में बताऊं तो जो पक्षी होते हैं वो हम कहीं भी बैठे हो, हमारी गाड़ी बाहर खड़ी हो तो उस पर बीट कर देते हैं ना, आप कहते हैं बीट कर दी उसने, तो बीट हमें नुकसान नहीं पहुंचाते। दैट इज वो एव्स ने क्या किया, यूरिक एसिड रिलीज किया है। और मैं बता दूं उसे क्या बोला जाता है, पैलेट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पैलेट बोला जाता है। ठीक है, तो यूरिक एसिड सबसे लीस्ट टॉक्सिक होता है। यूरिया जो होता है बेटा वो मॉडरेट टॉक्सिक होता है। और हमारे बॉडी में यूरिया ही क्यों होता है नाइट्रोजनस वेस्ट, बिकॉज अगर ये मोस्ट टॉक्सिक होता, ठीक है, अगर हम तो पानी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा लगती और पानी को लॉस ज़्यादा होने से कंजर्व करने के लिए, बचाने के लिए ही हमारा जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है वो यूरिया होता है। यहाँ तक का कंसेप्ट क्लियर है, यहाँ तक का कंसेप्ट क्लियर है। अच्छा, तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि ह्यूमन की बॉडी नाइट्रोजनस वेस्ट के अलावा, ह्यूमन की बॉडी नाइट्रोजनस वेस्ट के अलावा और क्या क्या एक्सक्रीट करती है। ह्यूमन की बॉडी नाइट्रोजनस वेस्ट के अलावा और क्या क्या एक्सक्रीट करती है, तो क्या बट कौन कौन से होते हैं एक्सक्रीटरी सब्सटेंस होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, लंग से रिलीज होगा, स्वेट पसीना बॉडी से सिक्रीट होगा, और क्या सिक्रीट हो सकता है बताओ, सीबम ऑयल, या मैं इसको ऑयल लिख सकती हूँ, ऑयल ये बॉडी से सिक्रीट होता है। तो ये सारे सब्सटेंस है अदर देन नाइट्रोजनस वेस्ट, अगर पेपर में आता है तो आ सकता है, आने के चांसेस है। ठीक है जी, तो नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग। ठीक है, तो एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए एक्सक्रीशन करने का काम कौन करता है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन करता है। और हमारे बॉडी का एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन सा होता है बेटा, किडनी। हमारी बॉडी का एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन सा होता है, किडनी। तो अब इस टॉपिक को, इस डायग्राम को आराम समझेंगे। हमारे पास कितने होते हैं बेटा, दो पेयर, एक पेयर ऑफ किडनी प्रेजेंट होता है, एक पेयर ये, एक ये होता है और एक ये होता है। ठीक है, तो मैं बात करूं तो हमारे बॉडी में 2 किडनी प्रेजेंट होती हैं, मतलब 1 पेयर ऑफ किडनी प्रेजेंट है। ठीक, तो यहाँ लिख देते हैं कि ह्यूमन बीइंग की एक्सक्रीशन, ह्यूमन बीइंग की एक्सक्रीशन जिस ऑर्गन से चलती है उस ऑर्गन को बोलते हैं किडनी। ठीक है, तो किडनी की अगर मैं बात करूं तो किडनी इज अ बीन शेप्ड ऑर्गन, किडनी इज द बीन शेप्ड ऑर्गन। ठीक है जी, प्रेजेंट कहाँ होती है, प्रेजेंट कहाँ होती है, बिल्कुल डोर्सल साइड पर, बैक साइड पर ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, डोर्सल साइड ऑफ द बॉडी, डोर्सल साइड ऑफ द बॉडी, ऑफ द बॉडी, या मैं लिखूं इसको आइदर टू द वर्टिब्रल कॉलम, आइदर टू द वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम के आइदर साइड, दोनों साइड पर, बॉडी के बैक साइड पर जो प्रेजेंट होती है वो हमारी किडनी प्रेजेंट होती है, बीन शेप्ड की है। कलर की अगर मैं बात करूं तो रेडिश ब्राउन इसका कलर होता है, रेडिश ब्राउन इसका कलर होता है। और अगर मैं इसके डाटा की बात करूं, मेजरमेंट की बात करूं तो 4 to 5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है और 2 to 3 सेंटीमीटर इसकी विड्थ होती है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई बात। ठीक है, इसके ऊपर मैं लिख सकती हूँ इन द हेड ऑफ द किडनी क्या प्रेजेंट होता है बेटा, ये देखो, ये दिख रही है, ये चीज़ दिख रही है, येलो येलो, ये क्राउन शेप्ड एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है जिसे क्या बोला जाता है बेटा, एड्रिनल ग्लैंड, जो हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में पढ़ेंगे, एड्रिनल ग्लैंड। यहाँ तक समझ में आ गई बात। ठीक है, अब इस किडनी से मैम, यह किडनी होगी मेरी, इस किडनी से क्या अराइज होती हैं, जितनी किडनी, यहाँ से देखो बेटा, एक ट्यूब ये राइज हो रही है और एक ट्यूब ये राइज हो रही है, तो हमारी हर किडनी से पे एक एक क्या राइज होती है, ट्यूब राइज होती है। और उस ट्यूब को क्या बोला जाता है, यूरेटर। उस ट्यूब को क्या बोला जाता है, यूरेटर। जस्ट कैरी द वेस्ट फ्रॉम द किडनी, इट कैरी द वेस्ट फ्रॉम द किडनी। और इसके बाद हमारा एक सैक लाइक स्ट्रक्चर, इन्वर्टेड पियर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, यूरिनरी ब्लैडर। और इसके बाद हमारा क्या आता है, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर। Urinary bladder is a pouch-like structure. It is the pouch-like structure. It is the pouch-like structure. ठीक है, ठीक है, which stores urine, which stores urine. ठीक है, इसके पास बेटा कुछ मसल्स प्रेजेंट होती हैं, कुछ मसल्स प्रेजेंट होती हैं, स्मूथ मसल्स, कुछ मसल्स प्रेजेंट होती हैं। वो मसल्स क्या करेंगी, मैं तुम्हें यहाँ पर कंसेप्ट समझाती हूँ। इसके पास बेटा कुछ स्फिंक्टर्स और कुछ मसल प्रेजेंट होते हैं। होता क्या है कि मान लो किडनी में से जो यूरिन आ गया और यूरेटर के थ्रू किसमें स्टोर हो गया, आकर के ब्लैडर में स्टोर हो गया। ब्लैडर के पास यहाँ पर क्या लगा होता है बेटा, स्फिंक्टर लगे होते हैं। यहाँ पर क्या लगे होते हैं, स्फिंक्टर। ठीक है, वो स्फिंक्टर क्या करते हैं, मान लो हमारा यूरिन ब्लैडर इतना फिल हो गया, कोई इशू नहीं है, इतना फिल हो गया कोई बात नहीं, इतना फिल हो गया कोई बात नहीं, इतना फिल हो गया, तो अब क्या होगा बेटा, अब फिल हो गया, अब हमें वॉशरूम जाने की
नीड पड़ेगी, तो हमारे स्फिंक्टर को क्या करना पड़ेगा, ओपन होना पड़ेगा ताकि सारा यूरिन क्या निकल जाए, बाहर निकल जाए। तो जैसे ही सारा यूरिनरी ब्लैडर हमारा फिलअप हो जाता है तो इसके ऊपर कुछ मसल्स प्रेजेंट होती हैं, एक होती है स्मूथ मसल और दूसरी कौन सी होती है बेटा, इसमें स्ट्रेचर्स मसल, स्ट्रेचिंग मसल या मैं बोल सकती हूँ उसको स्ट्रेचर मसल्स इसमें प्रेजेंट होती हैं। जैसे ही यूरिन ब्लैडर फिल हुआ, स्ट्रेचिंग मसल्स स्ट्रेच होनी शुरू हो जाती हैं, स्ट्रेच मसल्स स्ट्रेचिंग होनी शुरू हो जाती हैं उसमें, जिसकी वजह से एक रिफ्लेक्स एक्शन स्टार्ट होता है, जिसकी वजह से एक रिफ्लेक्स एक्शन जनरेट होता है। जैसे ही स्ट्रेच मसल एकदम से खींची, इन्फॉर्मेशन किसके पास जाएगी, ब्रेन के पास भी अब स्फिंक्टर को ओपन होने का टाइम हो गया, तो ब्रेन वापस से इन्फॉर्मेशन देगा स्फिंक्टर और स्मूथ मसल्स को भी तुम ओपन हो जाओ। ओपन होते क्या होगी, सारा का सारा यूरिन क्या आ जाएगा, बाहर निकल जाएगा, पास आउट हो जाएगा। और यूरिन का बॉडी से पास आउट होना, द पासिंग ऑफ यूरिन आउट फ्रॉम द बॉडी, इस कंसेप्ट को क्या बोलते हैं बेटा, मिक्चुरेशन। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, मिक्चुरेशन। तो बेटा हर चीज में हमारा कौन यूज कर रहा है, ब्रेन यूज कर रहा है, ब्रेन यूज हो रहा है ना, ब्रेन का काम हो रहा है। तो मिक्चुरेशन भी, जो यूरिन का पास आउट होना भी है, वो भी हमारा ब्रेन से रिलेटेड है। तो ये भी क्या एक रिफ्लेक्स एक्शन है, ये भी क्या है, एक रिफ्लेक्स एक्शन है। क्या यहाँ तक का कंसेप्ट समझ में आ गया। तो हमने क्या पढ़ा है एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स में, कि जो एक्सक्रीशन का काम करता है एक्सक्रीटरी ऑर्गन करता है, और एक्सक्रीटरी ऑर्गन हमारे बॉडी का कौन सा है, किडनी। हमारे बॉडी में पेयर ऑफ किडनी प्रेजेंट है, रेडिश ब्राउन इन कलर है, डोर्सल साइड पर ऑन द आइदर साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, ये हमारी किडनी प्रेजेंट होती है। इसके ऊपर एक क्राउन शेप स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिससे बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड। हर किडनी से एक एक ट्यूब अराइज होती है, दैट इज नोन एज यूरेटर। और यूरेटर किस में ओपन होती है, ब्लैडर में। यूरेटर क्या लेके आएगी, यूरिन को, और यूरिन कहाँ जाकर रिलीज आउट हो जाएगा, ब्लैडर में। ब्लैडर के ऊपर कुछ मसल्स लगी होती हैं, स्मूथ मसल और स्ट्रेचर मसल्स। जब हमारा ये यूरिन पूरी तरह से फिल अप हो जाता है तो स्ट्रेचिंग मसल, स्ट्रेच मसल्स एकदम से स्ट्रेच होती है और ब्रेन के पास सिग्नल भेजती है कि अब हमें यूरिन ब्लैडर फिल हो चुका है तो बॉडी से बाहर निकालना है। तो ब्रेन क्या करता है, रिफ्लेक्स एक्शन जनरेट करता है और स्फिंक्टर जो इसके पास लगे होते हैं या स्मूथ मसल्स को बोलता है कि स्फिंक्टर को ओपन करो। स्मूथ मसल स्फिंक्टर को ओपन करती है जिससे सारा का सारा यूरिन क्या आ जाता है, पास आउट हो जाता है बॉडी से बाहर। और बॉडी से बाहर यूरिन का निकलना, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मिक्चुरेशन। और दिस इज एन रिफ्लेक्स प्रोसेस। क्या यहाँ तक समझ में आ गया सारा? ओके जी, चले नेक्स्ट। तो ये था जी हमारा एक छोटा सा कंसेप्ट एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग का। तो मैम किडनी में ऐसा क्या है, किडनी में ऐसा क्या है कि यहाँ से यूरिन निकला, तो अब हम पढ़ते हैं किडनी के बारे में। और यहाँ पर मैं छोटे सा कंसेप्ट और बता दूँ। देखो बेटा यहाँ पर एक ये ऐसा स्ट्रक्चर निकलता हुआ दिख रहा है, ये ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, यहाँ से यूरेटर भी निकल रहा है, यहाँ से वेसल्स भी आ रही हैं, ब्लड वेसल्स, है ना। तो ये जो ये वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट बन चुका है ना, ये वाला पार्ट, ये इस पार्ट को बोलते हैं बेटा हाइलम। ये एक नोच लाइक स्ट्रक्चर है, उसको बोलते हैं हाइलम। ठीक है, ये अपने आउट ऑफ सिलेबस है पर थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं हम कि किडनी में ऐसा क्या है कि वहीं पर फिल्ट्रेशन हो रही है। तो बेटा किडनी में मिलियन ऑफ नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं, एक स्ट्रक्चर है तुम्हारे एनसीईआरटी में भी है। हमारे एक किडनी में मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन, मिलियंस में कितना मतलब 10 लाख से भी ज़्यादा एक किडनी में नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं जो फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। तो नेफ्रॉन की मैं डेफिनेशन में क्या लिखूंगी, इट इज द फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी। इट इज द फिल्ट्रेटिंग यूनिट भी लिख सकते हो, फिल्ट्रेटिंग यूनिट ऑफ द किडनी, जो किडनी में फिल्ट्रेशन का काम करेगी, वेस्ट रिमूवल का काम करेगा, उस ऑर्गन का क्या नाम है हमारा, नेफ्रॉन। और ये नेफ्रॉन एक किडनी में मिलियंस में प्रेजेंट होते हैं, तो 2 किडनी में तो बहुत सारे हो जाएंगे। समझ में आ गया। तो अब हम इसका समझते हैं कि इसमें एक्चुअल में क्या है, इसमें एक्चुअल में क्या है। तो देखो बेटा इसमें तुम्हें इस स्ट्रक्चर तरह का स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, गोल 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 सा। अब हम इसको बहुत ईजी वे में समझते हैं। एक मिनट स्लाइड चेक कर लूँ, चलो बहुत है। अब हम इसको बहुत इजी वे में समझते हैं एक्चुअल में ये है क्या। चलो अब मैं इसको तुम्हें मैं एक अपने कंसेप्ट से समझाती हूँ कि मान लो मेरे पास क्या है, एक चाय का कप है, मेरे पास क्या है, एक चाय का कप है, ये मैंने बना दिया चाय का कप। इस चीज़ को ध्यान से समझना बिल्कुल। और चाय के कप के नीचे क्या प्रेजेंट है, प्लेट, जिसमें हमारा कप पड़ा है। ठीक है, ये चाय का कप है और ये उसको पकड़ने वाला है। ठीक है, अब इस चाय के कप के ऊपर मैंने क्या रख दिया, मैंने इस चाय के कप के ऊपर क्या रख दिया, छलनी नहीं होती जैसे चाय छानने वाली, वो रख दी।
वो रख दी और यहाँ पर ये क्या करेगी, चाय छान करके इसके अंदर डालेगी। तो समथिंग लाइक स्ट्रक्चर हमारा किसका होता है, नेफ्रॉन का होता है। इतनी बात समझ में आ गई तो हम आगे की तरफ चलते हैं। चलो जी, अब जैसे क्या होता है, मान लिया कि मेरे पास ऊपर क्या है, छाननी पड़ी और छाननी में क्या आई, चाय लेके आई मैं। और चाय में हमें पता है कि चाय में क्या क्या है, चाय में पत्ती भी है, चाय में इलायची भी डाली है, चाय में अदरक भी डाली है, चाय में तुलसी भी डाली है, मसाला भी डाला है, बहुत सब कुछ डाला है। मतलब कि वो क्या है, इम्प्योर है, मतलब कि वो वेस्ट है। ठीक है, तो पहले इम्प्योर चाय को लेकर के आएंगे, छाननी में छानेंगे, जिससे क्या होगा, सारी की सारी चाय छन के इस कप में चली जाएगी, सारी की सारी चाय छन के इस कप में आ जाएगी। और कई बार क्या होता है, जो फर्स्ट टाइम है, जैसे चाय छान के दे रहे हैं अपनी मम्मी ने बोला, तो वो फर्स्ट टाइम क्या होता है, कई बार चाय की छानी थोड़ी सी मोटी हो तो क्या होता है, कई बार पत्ती का दाना भी चाय में आ जाता है। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम उस चाय को कप जो प्लेट नीचे है उसमें डाल डाल के सिप सिप करके पी रहे हैं। और कई बारी उसमें पत्ती भी आ गई है, कहता दाना पत्ती का भी, टी लीफ का भी आ चुका है, तो मैं बाद में उसको भी निकाल रही हूँ, मान लिया मैं बाद में उसको भी निकाल रही हूँ, फिर चाय पी रही हूँ, फिर वो प्योर चाय को पी रही हूँ। इसी कंसेप्ट को याद रखने के हम अपने आगे काम शुरू करते हैं। हो गया, यहाँ तक कंसेप्ट समझ में आ गया। तो अब हम शुरू करते हैं कि ये नेफ्रॉन एक्चुअल में काम कैसे करता है, नेफ्रॉन एक्चुअल में है क्या। और इस स्ट्रक्चर को देख के घबराना नहीं है, जितना इंपॉर्टेंट ये स्ट्रक्चर है ना, मतलब मुश्किल लग रहा है तुम्हें, उतना ही ये क्या बेटा इंपॉर्टेंट है और तुम्हारे एग्जाम में ये पूछा जाएगा। ठीक है, कैसे पूछा जाएगा अब मैं तुम्हें समझाती हूँ है क्या। सुनो, तो सबसे पहले मैंने क्या बनाया बेटा, कप बनाया, तो मैं यहाँ पर बना देती हूँ कप। ये मैंने बना दिया बेटा कप, बन गया। ठीक है, कप के ऊपर, कप के नीचे क्या बनानी है, प्लेट। ये मैंने बना दी कप के ऊपर प्लेट, ये बना दी कप के ऊपर प्लेट। इतनी, ये क्या कप और ये क्या प्लेट। ठीक है, अब कप के ऊपर क्या बनानी है, छलनी, तो यहां मैं बना देती हूँ छलनी। ये मैंने क्या बना दी, छलनी। यहाँ तक कंसेप्ट समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आ गया। तो बस अब यही चीज़ है, समझो अब इस चीज़ को है क्या। सबसे पहले क्या होगा, यहाँ से बेटा हमारा इम्प्योर ब्लड आएगा। अच्छा, ये पहले इसकी नेमिंग करते हैं। छलनी को क्या बोला जाता है, यहाँ पर छलनी को क्या बोलते हैं, छलनी को बोलते हैं बेटा ग्लोमेरुलस। छलनी को क्या बोला जाता है, ग्लोमेरुलस। ठीक है, कप शेप स्ट्रक्चर, cup shape structure is known as Bowman's capsule. Cup shape structure is known as Bowman's capsule. Cup shape structure is known as Bowman capsule. ठीक है, छलनी को क्या बोल रहे हैं, ग्लोमेरुलस। नीचे कप शेप स्ट्रक्चर को क्या बोल रहे हैं, यू शेप स्ट्रक्चर को क्या बोला जा रहा है, बॉमन्स कैप्सूल। ठीक है, अब ग्लोमेरुलस प्लस बॉमन कैप्सूल, ग्लोमेरुलस प्लस बॉमन्स कैप्सूल, दोनों को मिला करके क्या बोला जाता है बेटा, माल्फीजियन बॉडी या माल्फीजियन कार्पसल्स, माल्फीजियन बॉडी। यहाँ तक कंसेप्ट समझ में आ गया। ठीक है, अब शुरू करते हैं कहानी क्या होती है। इसका मैं एक बार स्ट्रक्चर यहाँ तक समझो। पहले कप बना दिया, कप के ऊपर हमने क्या बना दिया, छलनी बना दी। छलनी को क्या बोल रहे हैं, ग्लोमेरुलस। कप शेप स्ट्रक्चर को क्या बोल रहे हैं, कैप्सूल। ठीक है, और दोनों को मिलाकर के क्या बोल रहे हैं, माल्फीजियन बॉडी। अब सुनो क्या होता है, इस ग्लोमेरुलस में बहुत सारे नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं। इट इज अ नेटवर्क। अभी जो नेटवर्क है ये किसका है बेटा, ब्लड कैपिलरी का नेटवर्क है। मैंने इसको रेड रेड बना दिया। इट इज अ फाइन नेटवर्क ऑफ क्या, ब्लड वेसल्स। ब्लड कैपिलरीज का क्या है, मेरे पास एक नेटवर्क है। अब सबसे पहले क्या आएगा, मैं चाय लेके आऊंगी इम्प्योर, चाय लेकर के आऊंगी इम्प्योर। तो सबसे पहले इम्प्योर ब्लड को लाने का काम कौन करता है, इम्प्योर ब्लड को लाने का काम कौन करता है, आर्टरी या वेन, आर्टरी या वेन। हमने पढ़ा हुआ है मैम, डीऑक्सीनेटेड ब्लड मतलब इम्प्योर ब्लड को लाने का काम वेन करता है। तो वहीं मैंने कंसेप्ट समझाया था, बताया था कि लंग्स और किडनी के केस में उल्टा कंसेप्ट हो जाता है। लंग्स और किडनी में हमने क्या याद रखना है, आर्टरीज ये काम करती है। तो और लंग किडनी के लिए वर्ड क्या यूज करता है, रीनल। तो इम्प्योर ब्लड कौन लेकर के आएगी, रीनल आर्टरी।
रीनल आर्टरी। और इस आर्टरी की भी दो सब यूनिट होती हैं, एक इम्प्योर ब्लड लेकर के आने वाली, एक इम्प्योर ब्लड लेकर के जाने वाली, ठीक है। तो एक लेके आने वाली और एक लेकर के जाने वाली। जो लेकर के आएगी यहाँ से याद करते हैं, आएगी, और एक लेकर के जाएगी। तो जो लेकर के आएगी उसे बोला जाता है बेटा एफरेंट आर्ट्रियोल। जो लेकर के आएगी उसे बोला जाता है एफरेंट आर्ट्रियोल, और जो लेकर के जाएगी उसे बोलते हैं ईफरेंट आर्ट्रियोल। मैम अब याद कैसे करें? याद करना है तो ई मतलब एग्जिट, एग्जिट मतलब बाहर जाना, तो जाएगी कौन सी? ईफरेंट, ई वाली। दूसरा तो याद हो ही जाएगा, फिर समझ में आ गया? हो गया। तो अब यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से हमारा ब्लड आ रहा है, तो जो ले करके आती है उसे क्या बोला जाता है? एफरेंट आर्ट्रियोल। उसे क्या बोलते हैं? एफरेंट आर्ट्रियोल। हो गया? हो गया जी। एफरेंट आर्ट्रियोल ने ब्लड ले आया, एफरेंट आर्ट्रियोल ब्लड लेकर के आएगी, और ग्लोमेरुलस अब क्या करेगा? ग्लोमेरुलस क्या है? फिर छन्नी है, तो वो छन्नी क्या करेगी? हमारे चाय को, यानी कि हमारे इम्प्योर ब्लड को छानेगी, हमारे इम्प्योर ब्लड को छानेगी, और इम्प्योर ब्लड को छान करके कहाँ दे देगी? कप में डाल देगी। इम्प्योर ब्लड को छान के कहाँ डाल देगी? कप में डाल देगी। कप में डालने के बाद अब यहाँ से कंसेप्ट उल्टा हो जाएगा चाय वाले केस से। अब क्या होगा बेटा? अब जो छन के जाएगा ना नीचे, यहाँ पर जो छन के जाता है वो वेस्ट जाता है, यहाँ पर से जो छन के जाता है वो वेस्ट जाता है, और जो छन के जाता है उसे बोला जाता है बेटा फिल्ट्रेट। तो जो फिल्ट्रेट होगा वो छन जाएगा, मतलब नीचे आ जाएगा वेस्ट, और जो प्योर होगा, अभी प्योर बना नहीं है, अभी बनेगा, अभी समझो कंसेप्ट को। अब क्या होगा? जो वेस्ट निकल गया वो कहाँ आ जाएगा? हमारा फिल्ट्रेट कहाँ एंटर कर जाएगा? बॉमन कैप्सूल में एंटर कर जाएगा। बॉमन कैप्सूल में एंटर करने के बाद हमारे पास एक फर्स्ट जो नीचे प्लेट लगी हुई है, एक कॉइल ट्यूब स्ट्रक्चर है, जिसे मैं क्या बोलती हूँ? पीसीटी की फुल फॉर्म क्या होती है? प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। ठीक है। अब आगे देखो, आगे क्या करना है हमने। तो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया? हमने बना लिया कप के ऊपर क्या लगा दी? ग्लोमेरुलस। कप के ऊपर क्या लगा दिया? ग्लोमेरुलस में कप में क्या आ गया? छन के फिल्ट्रेट। एफरेंट आर्ट्रियोल से इम्प्योर ब्लड आया, फिल्ट्रेट उसमें से छना, और फिल्ट्रेट हमारा कहाँ एंटर कर गया? बॉमन कैप्सूल में। बॉमन कैप्सूल के बाद हमारी फर्स्ट कॉइल्ड ट्यूब प्रेजेंट होती है, जिसे मैं क्या बोलती हूँ? पीसीटी। जिसे मैं क्या बोल रही हूँ? पीसीटी, जो पास में ही है बॉमन कैप्सूल के, पी से पास में, तो इसका नाम है प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। ठीक है जी। अब यहाँ से क्या स्टार्ट होगा? यहाँ से हमारा एक स्ट्रक्चर स्टार्ट होगा, जिसे मैं क्या बोलती हूँ? एक यू शेप्ड स्ट्रक्चर, या मैं बोलूँ इन्वर्टेड हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर। दिस इज नोन एज लूप ऑफ हेनले। ठीक है जी। इसके बाद मेरा एक स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है, जिसे बोला जाता है, इसी तरह से एक स्ट्रक्चर होता है जिसे बोलते हैं डीसीटी, और डीसीटी के बाद डीसीटी। ठीक है। तो ये वाला इसका क्या नाम है? डीसीटी, और दिस वन इज कलेक्टिंग डक्ट। इजी सा कंसेप्ट है, एक बार लगेगा मुश्किल, बट आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है जी। तो कुछ इस तरह का हमारा एक स्ट्रक्चर है ये। सबसे पहले क्या होगा बेटा? ग्लोमेरुलस के अंदर एफरेंट आर्ट्रियोल इम्प्योर ब्लड को लेकर के आएगी। एफरेंट आर्ट्रियोल इम्प्योर ब्लड को लेकर के आई, और इम्प्योर ब्लड जब ग्लोमेरुलस के पास, छलनी के पास पहुंच गया, तो यहाँ से क्या होता है? छनता है, और छनने के बाद जो वेस्ट निकलता है फिल्ट्रेट, वो हमारा कहाँ एंटर करता है? बॉमन कैप्सूल के अंदर एंटर करता है। बॉमन कैप्सूल के अंदर एंटर करने के बाद वो कहाँ जाता है? पीसीटी में। पीसीटी के बाद कहाँ एंटर करेगा? लूप ऑफ हेनले में। और लूप ऑफ हेनले की ये है, यहाँ से नीचे की तरफ आ रहा है, यहाँ से ट्रांसवर्स जा रहा है, और यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये जो नीचे की तरफ आने वाला है बेटा, इसको मैं रब कर देती हूँ। जो नीचे की तरफ आने वाला है, इस नीचे की तरफ आने वाले का नाम क्या है? इसकी तरफ का नाम क्या है? नीचे की तरफ आ रहा है डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। नीचे की तरफ जो फिल्ट्रेट को लेकर के आएगा उसका नाम क्या है? डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। और जो ऊपर की तरफ लेकर के जाएगा
और जो ऊपर की तरफ लेकर के जाएगा उसका नाम क्या है, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। ठीक है, अब कंसेप्ट को हम समझते हैं। उसके बाद डीसीटी की फुल फॉर्म भी लिख लो, डिस्टल कॉन्वुलेटेड, जो दूर है उससे, है दोनों का नाम सेम ही, बस वो प्रॉक्सिमल पास है और ये डिस्टल दूर है। और उसके बाद कलेक्टिंग डक्ट में जितना भी यूरिन होगा वो सारा कलेक्ट हो जाएगा और बॉडी से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। ये तो है हमारा छोटा सा कंसेप्ट। अब इसमें समझता है कि है क्या। समझने के लिए हमें यहाँ पर क्वेश्चन जो हमारे पेपर में पूछा जाएगा, हाउ यूरिन इज प्रोड्यूस्ड, हाउ यूरिन इज प्रोड्यूस, किस तरह से फिल्ट्रेशन होती है या किस तरह से यूरिन को प्रोड्यूस किया जाता है, ये कंसेप्ट हमने समझना है। अगर मैं पूछूं बेटा व्हाई यूरिन इज प्रोड्यूस, ये तो पता है हमें यूरिन क्यों प्रोड्यूस किया जाता है, फॉर टू गेट रिड ऑफ द हार्मफुल वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, हमारे बॉडी से हार्मफुल वेस्ट को बाहर निकालने के लिए, उसे छुटकारा पाने के लिए हमें यूरिन प्रोड्यूस करवाना पड़ता है बॉडी में। और अगर नहीं हो ऐसा होगा तो सारे के सारे जो वेस्ट होंगे वो बॉडी के अंदर इकट्ठे होने, एक्यूमुलेट होने शुरू हो जाएंगे, जिससे बॉडी का टॉक्सिसिटी लेवल बढ़ जाएगा और उसके बाद ना जाने बॉडी में क्या क्या हो सकता है, आई डोंट नो। तो अब पढ़ते हैं कि यूरिन प्रोड्यूस कैसे होता है। तो बेटा तीन स्टेप में हमारा यूरिन प्रोड्यूस होता है। फर्स्ट स्टेप इज, ये क्वेश्चन बेटा इतना इंपॉर्टेंट है कि बोर्ड्स में भी आ सकता है, स्कूल एग्जाम्स में भी आ सकता है, किसी में भी आ सकता है। तो फर्स्ट हमारा स्टेप है, फर्स्ट स्टेप कौन सा है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। 3 स्टेप में बॉडी में यूरिन प्रोड्यूस होता है, नेफ्रॉन यूरिन प्रोड्यूस करती है। फर्स्ट स्टेप इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कंसेप्ट में क्या करना है, ध्यान से अब इस चीज को समझना। हमारे पास क्या है बेटा, हमारे पास सबसे पहले क्या है, रीनल आर्टरी है। रीनल आर्टरी की देखो ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी मतलब जो लेकर के आएगी और लेकर के आने वाली कौन सी होती है बेटा, एफरेंट आर्टरियोल। तो यहाँ देखो बेटा एफरेंट आर्टरियोल ब्लड को लेकर के आ गई और इस जगह पर ब्लड छनेगा, और ब्लड की कैपिलरीज बहुत ज़्यादा पतली होती है, हमें पता है। तो हमें बिल्कुल हाई प्रेशर से ब्लड को छानना पड़ेगा ताकि एक ही बार में सारा क्या हो जाए, फिल्ट्रेट नीचे चला जाए। ठीक है, तो ग्लोमेरुलस में हाई प्रेशर से ब्लड छनता है और बॉमन कैप्सूल में एंटर करता है। सिंपल प्रेशर से समझेगा तो सिंपल फिल्ट्रेशन, अगर हाई प्रेशर से ब्लड को फिल्टर करते हैं तो उस कंसेप्ट को क्या बोलते हैं, उस चीज़ को मैं बोलूँगी बेटा, जैसे फर्स्ट यहाँ लिख देती हूँ, उसको मैं बोलूँगी क्या, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि वेयर डज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन टेक प्लेस। सबसे पहले हमारा इम्प्योर ब्लड आया, जो कौन लेकर के आएगा, एफरेंट आर्टरियोल। एफरेंट आर्टरियोल ने किसको दे दिया, ग्लोमेरुलस को दे दिया। इट कंसिस्ट ऑफ द फाइन नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज, और ब्लड कैपिलरीज इतनी ज़्यादा पतली होती है कि वहाँ से अगर मुझे ब्लड को छानना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको हाई प्रेशर से पास करना पड़ेगा। तो उस हाई प्रेशर से फिल्टर करना ही, उसी को ही क्या बोला जा रहा है बेटा, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। और अब सारा का सारा ब्लड मेरा कहाँ एंटर कर गया, बोमन्स कैप्सूल में। यहाँ तक कहानी समझ में आ गई। अब सारा का सारा ब्लड कहाँ एंटर कर जाएगा, बॉमन कैप्सूल में। सेकेंड स्टेप का नाम क्या है, रीएब्जॉर्प्शन, ये सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। सेकेंड का नाम क्या है, सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। और ये वाला क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछा जाएगा कि रीएब्जॉर्प्शन कहाँ टेक्स प्लेस करती है, सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन कहाँ होगी, अब समझना ध्यान से बेटा। बॉमन कैप्सूल में जब ब्लड फिल्ट्रेट गया तो उसके बाद हमारा कहाँ जाएगा, पीसीटी में, और पीसीटी के बाद कहाँ एंटर करेगा, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। यहाँ तक कहानी समझ में आ गई। तो उसके बाद एक और कॉइल्ड ट्यूब होती है, दैट इज डीसीटी। देखो दोनों पास पास हैं और फिर ये कहाँ हो जाते हैं, कलेक्टिंग डक्ट में कलेक्ट हो जाता है। समझ में आ गया यहाँ तक। अब होता क्या है, फर्स्ट हमने क्या करवा दिया, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करवा दिया, बिल्कुल हाई प्रेशर से ग्लोमेरुलस ने क्या कर दिया, ब्लड को पास ऑन कर दिया, फिल्ट्रेट को सॉरी, और वो कहाँ एंटर कर गया, हमारा बोमन कैप्सूल में। बोमन कैप्सूल के बाद वो कहाँ जाएगा, पीसीटी में जाएगा, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में जाएगा, और फिर जाएगा हमारा लूप ऑफ हेनले में। और लूप ऑफ हेनले में क्या होती है बेटा, सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन होती है। जैसे मैंने तुम्हें समझाया कि मान लो कि चाय में एक आधा पत्ती का दाना आ गया, तो हमें उसको क्या करना पड़ेगा, फिर से निकालना पड़ेगा। सेम कंसेप्ट यहीं पर है।
सेम कंसेप्ट यहीं पर है कि जो फिल्ट्रेट में बेटा छोटे ब्लड कैपिलरीज पतली होने की वजह से छोटे पार्टिकल तो निकल आ जाएंगे, बड़े रह जाएंगे ना, बड़े रह जाएंगे तो उनको भी हमने वापस भेजना है ब्लड में। तो यहाँ पर क्या होता है, वो जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं ना यहाँ पर जो इसके साथ आ जाते हैं, उसकी क्या करनी पड़ती है, दोबारा से रीअब्जॉर्प्शन करवानी पड़ती है। और वो कहाँ टेक प्लेस करती है, वो हमारी कहाँ टेक प्लेस करती है, वो हमारी पीसीटी के बाद लूप ऑफ हेनले में क्या होगी, टेक प्लेस करेगी। लूप ऑफ हेनले में, या मैं बात करूँ पीसीटी में सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होती है। टिब्यूलर पार्ट, ये सारा टिब्यूल का पार्ट है, टिब्यूलर पार्ट में क्या होती है हमारी रीअब्जॉर्प्शन। या मैं एक ही बात इसकी लिख देती हूँ, टिब्यूलर पार्ट में रीअब्जॉर्प्शन की जाती है, रीअब्जॉर्प्शन की जाती है। तो अब इस कंसेप्ट को समझो। अब रीअब्जॉर्प्शन होती किसकी है, पहले तो ये हमें पता होना चाहिए। जो बिग पार्टिकल्स होते हैं, बिग पार्टिकल्स कौन कौन से, ग्लूकोज की होती हैं, अमीनो एसिड की होती हैं, और अमीनो एसिड की होती है, वाटर की होती है, ठीक है, और कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स की होती है, और कुछ प्रोटीन्स की भी होती है, कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स की भी होती है और कुछ प्रोटीन्स की भी होती है। तो ये दो अब हमने बातें समझनी है। यहाँ तक कहानी समझ में आ गई, यहाँ तक समझ में आ गई। तो अब हम बढ़ते हैं कि यहाँ पर रीएब्जॉर्प्शन कैसे होती है, यहाँ पर रीएब्जॉर्प्शन कैसे होती है। अब इस चीज़ को समझो। मेरे पास मान लो ये है, मैं यहाँ पर रफ डायग्राम बना रही हूँ, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, ठीक है, लूप ऑफ हेनले, ओके, एंड असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, फिर डीसीटी आ जाएगी और इधर पीसीटी है। अब इस चीज़ को समझो पहले बेटा, यहाँ से फिल्ट्रेट नीचे की तरफ आएगा, ठीक है मैम, यहाँ से सीधा जाएगा और यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा कलेक्टिंग डक्ट में आने के लिए। तो इस जगह पर क्या होगी मेरी, इस जगह पर, इस पूरी जगह पर यहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन टेक प्लेस करेगी। टिब्यूलर पार्ट में रीअब्जॉर्प्शन टेक प्लेस करती है। तो कहाँ पर क्या होता है ये चीज़ को समझो, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा बेटा, हमने एक लाइन मैं तुम्हें याद करवा रही हूँ कि असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, या मैं इसको पीसीटी वाला कंसेप्ट लिख देती हूँ। पीसीटी के पास है, ये डीसीटी के पास है। पीसीटी इज डैश टू सोडियम एंड डैश टू वाटर, ठीक है। और सेकंड बात हमने क्या याद करनी है, डीसीटी इज डैश, डीसीटी मतलब ये वाली लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, टू सोडियम एंड डैश टू वाटर। अब इस कंसेप्ट को समझना। सबसे पहले फर्स्ट की मैं बात करूं तो ना ना ना, ये उल्टा हो जाएगा, फिर एक याद करो, ना ना मतलब नहीं, नहीं का मतलब क्या है कि पीसीटी इज इम्परमिएबल टू सोडियम, सोडियम आ जाए या इलेक्ट्रोलाइट आ जाए एक ही बात है, एंड परमिएबल टू वाटर, दिस इज परमिएबल टू सोडियम एंड इम्परमिएबल टू वाटर। बस इतनी बात समझ लो, कहानी समझ में सारी आ जाएगी। ना 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 पहला याद करो, ना मतलब नहीं, नहीं मतलब इम्परमिएबल है, ठीक है। आप समझते हैं। तो क्या करेगा, जैसे ही इलेक्ट्रोलाइट्स और ग्लूकोज और वाटर और अमीनो एसिड सारी चीज़ें आनी शुरू होंगी, हम बात करें इलेक्ट्रोलाइट्स और वाटर की, तो सबसे पहले जैसे ही वो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में आएगा, तो दिस ट्यूब इज इम्परमिएबल टू सोडियम या इलेक्ट्रोलाइट्स और वाटर के परमिएबल है। मतलब कि क्या कर देगी कि ये वाटर को तो क्या निकाल देगी, यहाँ से बाहर निकाल देगी, वाटर को तो यहाँ से बाहर निकाल देगी इंटरस्टिशियम में, इंटरस्टिशियम मतलब बाकी ब्लड के बॉडी में भेज देगी, और इलेक्ट्रोलाइट्स को क्या रखेगी, अपने पास रखेगी, इलेक्ट्रोलाइट्स को अपने पास रखेगी, और यहाँ इलेक्ट्रोलाइट्स चले जाएंगे, यहाँ इलेक्ट्रोलाइट्स चले जाएंगे, और यहाँ पानी भी आ गया इसका, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा ठीक आ गया, अब ऊपर जाएगा सारा। अब ये उल्टा कंसेप्ट है, ये इलेक्ट्रोलाइट को तो सारों को बाहर निकाल देगी, बट पानी को अपने पास रखेगी, पानी को अपने बाहर निकाल देगी, कहाँ, बॉडी के अंदर डाल देगी बेटा, बॉडी के अंदर डाल देगी, ठीक है, कर देगी। और क्या कर देगी, वाटर को आगे भेज देगी। वाटर जो होएगा ना वो, अब यहाँ पर जो वाटर निकल गया, वाटर अपने साथ ग्लूकोज को, अमीनो एसिड को भी लेकर के निकला, ठीक है। और जो ये लूप ऑफ हेनले है, ये भी क्या करती है, कुछ आयंस सिक्रीट करती है, लाइक मैग्नीशियम आयंस या पोटेशियम आयंस सिक्रीट करती है। क्यों सिक्रीट करती है, टू मेंटेन द ऑस्मोटिक बैलेंस ऑफ द बॉडी, टू मेंटेन द ऑस्मोटिक बैलेंस ऑफ द बॉडी, ठीक है। इसके बाद ये इम्परमिएबल टू सोडियम है, मतलब ये अब इलेक्ट्रोलाइट को बाहर निकाल देगी, बॉडी का ऑस्मोटिक बैलेंस बना रहे, और इसमें जो वाटर होगा वो वाटर सिर्फ अब क्या होगा, इम्प्योर होगा, वो क्या निकल जाएगा, कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू बाहर निकल जाएगा। कहानी समझ में आ गई। तो इस तरह से पीसीटी और डीसीटी अलग अलग चीजों के परमिएबल और इम्परमिएबल होने की वजह से यहाँ पर क्या करवाती है, टिब्यूलर पार्ट में रीएब्जॉर्प्शन होता है डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंस का, जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। और यहाँ से मेरा एक क्वेश्चन बन के आएगा, व्हाट इफ
लूप ऑफ हेनले इज एब्सेंट, व्हाट इफ लूप ऑफ हेनले इज एब्सेंट। अगर लूप ऑफ हेनले एब्सेंट हो जाएगी, लूप ऑफ हेनले एब्सेंट हो जाएगी तो वाटर बाहर नहीं निकलेगा, सारा का सारा वाटर इसमें चला जाएगा, तो यूरिन में पानी ज़्यादा हो जाएगा। यूरिन में अगर पानी ज़्यादा हो जाएगा तो मैं उस कंसेप्ट को क्या बोलूँगी, यूरिन बिकम डाइल्यूटेड, यूरिन बिकम डाइल्यूटेड, जिसमें पानी की कंसेंट्रेशन ज़्यादा पाई जाएगी और इंपॉर्टेंट सब्सटेंस जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो रीएब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे, तो सारा का सारा सारी कंसेंट्रेशन उसकी क्या निकल जाएगी, बाहर निकल जाएगी। तो यहाँ तक कंसेप्ट समझ में आ गया। ठीक है, हो गया। तो क्या हुआ, अब फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, अब आ जाओ वापस अपने उसी डायग्राम पे। फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ बेटा, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हुई। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कैसे होगी, बॉमन एफरेंट आर्ट्रियोल इम्प्योर ब्लड को लेकर के आई, ग्लोमेरुलस ने उसको छाना, हाई प्रेशर से छाना, उसको बोला जा रहा है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। सारा फिल्ट्रेट कहाँ एंटर कर गया, बॉमन कैप्सूल में। अब जब वो पीसीटी में गया उसने देखा कि अभी भी कुछ सब्सटेंस है जो बॉडी को जरूरत हो सकती है, तो वहां पर से क्या करवाती है, रीअब्जॉर्प्शन करवाती है। तो सेकंड स्टेप का नाम क्या, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। सिलेक्टिव क्यों बोला, क्योंकि सिलेक्टेड पार्टिकल की ही रीअब्जॉर्प्शन होती है, लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर। कैसे होती है कि जो डिफरेंट डिफरेंट लिम्स ऑफ लूप ऑफ हेनले है वो डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंस के परमिएबल और इम्परमिएबल होने की वजह से क्या करती हैं, सब्सटेंस का रीअब्जॉर्प्शन करवाती है। और अगर ये सब कुछ नहीं होगी लूप ऑफ हेनले तो एज इट इज वाटर क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा, यूरिन क्या बन जाएगा, पतला हो जाएगा बहुत, तो यूरिन बिकम डाइल्यूटेड। समझ में आ गया। अब मेरा कहाँ गया, सारा का सारा यूरिन कहाँ बन गया, जो भी वेस्ट बना वो कलेक्टिंग डक्ट तक पहुंच गया। अब ये कलेक्टिंग डक्ट क्या करेगी, डीसीटी के बाद कलेक्टिंग डक्ट क्या करेगी, अलग अलग नेफ्रॉन से सारा का सारा, यहाँ से भी यूरिन आ जाएगा, यहाँ से भी यूरिन आ जाएगा, इधर से भी यूरिन आ जाएगा, यहाँ से भी आ जाएगा, यहाँ से भी, यहाँ से भी, अलग अलग नेफ्रॉन से। कलेक्टिंग डक्ट बेटा एक ही होगी, अलग अलग नेफ्रॉन से सारा का सारा जो यूरिन बन जाएगा उसको कलेक्ट करेगी और बॉडी से क्या कर देगी, बाहर कर देगी। तो थर्ड स्टेप हमारा यहाँ पर क्या होता है, थर्ड स्टेप हमारा बेटा यहाँ पर क्या होता है, थर्ड स्टेप इज टिब्यूलर सिक्रीशन, टिब्यूलर सिक्रीशन। तो टिब्यूलर सिक्रीशन हो जाएगी। अब हमारा सारा का सारा वेस्ट बॉडी से क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा, टिब्यूलर सिक्रीशन। और इट कंटेन्स ओनली क्या, यूरिन एंड सम अमाउंट ऑफ यूरिया ओनली। समझ में आ गया। तो ये थे जी बेटा 3 स्टेप, यूरिन कैसे बनता है बॉडी में, या पानी की अमाउंट बॉडी में कैसे रेगुलेट की जाती है। कहानी समझ में आ गई। ठीक है, तो हमारे 10th के अकॉर्डिंग इतना ही है। पढ़ने लगेंगे तो ये टॉपिक बहुत लेंथी है, तो हम अपने सिर्फ 10th के अकॉर्डिंग चलेंगे, मोर देन इनफ है आपके बोर्ड्स एग्जाम्स के लिए। क्या यहाँ तक कहानी समझ में आ गई सर? क्या यहाँ तक सारी कहानी समझ में आ गई? तो मेरे साथ एक बार फिर से रिपीट करेंगे। सबसे पहले क्या होगा, अच्छा अब इसके बाद मैं तुम्हें सारा ये डायग्राम के साथ ही समझाती हूँ। अब सबसे पहले देखो क्या होगा, सबसे पहले क्या आया, एफरेंट आर्ट्रियोल से इम्प्योर ब्लड आया। एफरेंट आर्ट्रियोल से इम्प्योर ब्लड आएगा, कहाँ एंटर करेगा, इसमें ग्लोमेरुलस में। ग्लोमेरुलस में एंटर करेगा। ग्लोमेरुलस में क्या है, फाइन नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज है, उसमें हमें अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करवानी पड़ेगी, ब्लड को हाई प्रेशर से पास करना पड़ेगा ताकि सारा फिल्ट्रेट नीचे चला जाए और प्योर ब्लड हमारा इफरेंट आर्ट्रियोल से बॉडी के अंदर चला जाए। अब क्या होगा, फिल्ट्रेट सारा जाएगा बॉमन कैप्सूल में, बॉमन कैप्सूल के बाद एंटर कर गया हमारा पीसीटी में, पीसीटी के बाद आ गया हमारा नीचे की तरफ। अब उसने देखा कि इसके अंदर भी कुछ ऐसे सब्सटेंस है जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको रीअब्जॉर्ब करवाना पड़ेगा। तो ये जो टिब्यूलर पार्ट है लूप ऑफ हेनले का, यहाँ पर डिफरेंट जो पार्ट्स हैं वो अलग अलग चीज़ों की परमिएबल और इम्परमिएबिलिटी की वजह से यहाँ पर सब्सटेंस की रीअब्जॉर्प्शन करवाती है, कुछ सिलेक्टेड पार्टिकल्स की जो साइज में बिग होते हैं, लाइक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो यहाँ पर करवाने के बाद अब क्या होगा, डीसीटी में जाएगा और सारा का सारा जो यूरिन बच जाएगा वो कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू थर्ड स्टेप दैट इज टिब्यूलर सिक्रीशन से बॉडी से बाहर निकल जाएगा। ओके मैम, अब जो ये वेस्ट जो प्योर ब्लड हो गया, अब ये जो प्योर ब्लड रह गया वो इफरेंट आर्ट्रियोल के थ्रू कहाँ चला जाएगा, बॉडी में चला जाएगा। तो ये इफरेंट आर्ट्रियोल क्या करती है, सारी जगह से, जैसे इसने भी कोई चीज़ निकाली तो इसको दे देगी, इसने कोई चीज़ निकाली तो इसको दे देगी। हमने पढ़ा था ना सोडियम और इलेक्ट्रोलाइट्स निकालते हैं, तो वो देती कौन सी, इनकी जो साथ साथ पैरेलल जो ट्यूब चल रही है उनको दी जाती है, और ये बाद में किसके साथ कनेक्ट हो जाती है, रेनल वीन के साथ कनेक्ट होकर के बॉडी को वो सारा प्योर ब्लड दे देती है। ठीक है, तुम्हें एक ये लूप ऑफ हेनले के पैरेलल एक ट्यूब दिख रही है, सिर्फ लूप ऑफ हेनले के जो पैरेलल ट्यूब होती है, इस पैरेलल ट्यूब को बोलते हैं वासा रेक्टा। इस पैरेलल ट्यूब को क्या बोला जाता है बेटा, वासा रेक्टा, जो किसके साथ जुड़ी है, हमारी रेनल वीन के साथ जुड़ी है और प्योर ब्लड को वापस से बॉडी के अंदर भेज देती है। तो ये वाला हमारा कंप्लीट कंसेप्ट है किसका,
एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग का कि किडनी के अंदर मिलियन ऑफ नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं जो हमारे अलग अलग तरह का फंक्शनिंग करके यूरिन को प्रोड्यूस करते हैं और वो फिर यूरिन किडनी में से बाहर निकल जाएगा यूरेटर में, यूरेटर के बाद ब्लैडर में स्टोर हो जाएगा और फिर हो जाएगा मिक्चुरेशन का प्रोसेस। क्या ये वाला कंसेप्ट सारा समझ में आ गया? अगर ये कंसेप्ट सारा समझ में आ गया तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। तो ह्यूमन बीइंग का हमारा जो एक्सक्रीशन है वो वाला कंसेप्ट खत्म हुआ, तो अब छोटे छोटे टॉपिक इस चैप्टर में बच गए हैं लास्ट के, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। सेम लाइक ऑफ न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन, प्लांट्स के पास वेल डिफाइंड ऑर्गन नहीं होते, वेल डिफाइंड लोअर ऑर्गेनिज्म होने की वजह से प्लांट के पास वेल डिफाइंड ऑर्गन नहीं होते क्या एक्सक्रीशन का फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, तो वो बेटा अपनी बॉडी का ही यूज करते हैं, बॉडी का ही यूज करते हैं क्या एक्सक्रीशन का काम करने के लिए भी। तो प्लांट्स के पास बेटा 3 तरीकों में एक्सक्रीशन होती है। वो प्लांट अपनी बॉडी से सॉलिड रिमूव आउट कर सकते हैं, प्लांट अपने बॉडी से लिक्विड रिमूव आउट कर सकते हैं, या प्लांट अपनी बॉडी से क्या बेटा गैसेस रिमूव आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब सॉलिड रिमूव करते हैं तो किस किस फॉर्म में करते हैं? सॉलिड बेटा गम्स, रेजिन्स, ड्राई लीव्स, ड्राई एंड येलो लीव्स जो उनके लिए ज़रूरत की नहीं होती, फ्रूट जो वो बनाते हैं उनकी ज़रूरत का नहीं है बट हमारे ज़रूरत का है, रेफाइड्स, सारे के सारे सॉलिड वेस्ट को, सारे के सारे प्लांट के सॉलिड वेस्ट को कलेक्टिवली एक टर्म दी जाती है जिसे बोलते हैं रेफाइड्स। समझ में आ गया? अगर मैं लिक्विड की बात करूं तो लिक्विड क्या क्या सिक्रीट किया जाता है बेटा? एक्सेस वाटर सिक्रीट किया जाता है, किसके थ्रू? स्टोमेटा के थ्रू, और स्टोमेटा के थ्रू एक्सेस वाटर रिमूव आउट करना बॉडी से, दैट इज ट्रांसपीरेशन, ट्रांसपीरेशन। एंड गैसेस की अगर बात करूं तो गैसेस बेटा हमें पता है कि प्लांट क्या सिक्रीट करते हैं? ऑक्सीजन रिमूव आउट करते हैं अपनी बॉडी से ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो ये थे बेटा एक्सक्रीशन इन प्लांट्स का थोड़ा सा कंसेप्ट, इसको लिख लो, फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हो गया? ठीक है, उसके बाद अब नेक्स्ट चलते हैं एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। एक्सक्रीशन इन एनिमल्स, तो एक्सक्रीशन इन एनिमल्स का मैं तुम्हें छोटा सा कंसेप्ट यहाँ पर बता चुकी हूँ कि जो एनिमल्स होता है बेटा 3 सब्सटेंस रिलीज करते हैं, क्या क्या? यूरिया, क्या क्या? यूरिक एसिड, और क्या? अमोनिया, और क्या? अमोनिया। 3 चीज़ें सिक्रिएट करते हैं। ये एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म सिक्रिएट करते हैं, ये एयर सिक्रिएट करते हैं, और ये ह्यूमन या मैमल सिक्रिएट करते हैं। ठीक है, अलग अलग के पास अलग अलग एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं सिक्रीशन करने के लिए। लोअर ऑर्गेनिज्म के पास अलग पाए जाएंगे, हायर ऑर्गेनिजम्स के पास अलग पाए जाएंगे। और यहाँ से बेटा आपका एक क्वेश्चन आ सकता है, what are the excretory organs, what are the excretory organs other than kidney, other than kidney? किडनी के अलावा ह्यूमन की बॉडी में और कौन कौन से एक्सक्रीटरी ऑर्गन पाए जाते हैं? किडनी रिमूव करती है नाइट्रोजनस वेस्ट। तो पहले अगर हमें यह पता लग गया कि नाइट्रोजनस वेस्ट के अलावा क्या क्या सिक्रीट होता है बॉडी से, तो वो कहाँ से सिक्रीट होगा वो तो ऑटोमेटिकली पता लग ही जाएगा। हमें पता है नाइट्रोजनस वेस्ट के अलावा हमारे बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड सिक्रीट होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड सिक्रीट को काम करवाने का कौन कर सकता है? लंग्स कर सकते हैं। हमारे बॉडी से स्वेट सिक्रीट होता है, हमारे बॉडी से ऑयल सिक्रीट होता है, और ये काम कौन करता है? स्किन करता है। ये काम कौन करता है? स्किन करता है। तो ये भी बेटा हमारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है अदर देन किडनी। समझ में आ गया? हो गया? ठीक है, द लास्ट टॉपिक ऑफ द सेम चैप्टर दैट इज लाइफ प्रोसेसेस, आर्टिफिशियल किडनी। आर्टिफिशियल किडनी, अब ये आर्टिफिशियल किडनी, या मैं इसकी बात करूं, इसका ही एक और नाम क्या बना सकते हैं हम? हीमोडायलिसिस। आपके शायद इस नाम से आ जाए हीमोडायलिसिस, बट आज तक का रिकॉर्ड है इस टॉपिक से आज तक बोर्ड में क्वेश्चन नहीं पूछा गया। चलो पढ़ते हैं, बाकी हमने तो पढ़ना ही है। अब ये हीमोडायलिसिस क्या होता है बेटा? देखो
किडनी का वही बात है, किडनी का काम क्या है, ब्लड को प्योरीफाई करना, और अगर किडनी नहीं है तो ब्लड प्योरीफाई नहीं हो पाएगा, सेम यही बात है। एक किडनी से काम चल जाता है, बट क्या होगा, फर्क ये होगा कि जो 2 जनों ने काम करना है वही काम अगर एक जने को काम करना पड़ जाए तो टाइम ज़्यादा लगेगा, है ना, टाइम ज़्यादा लगेगा, आउटपुट कम मिलेगा, हो जाएगा बट आउटपुट कम मिलेगा एक उस टाइम पे, ठीक है। सेम वर्क किसका, किडनी का। तो किडनी के कंसेप्ट में भी क्या है बेटा, 2 किडनी जितना काम परफॉर्म कर पाती है, अगर एक किडनी खराब हो जाए तो एक किडनी थोड़ा सा उसके कंपैरिजन में लेस एफिशिएंट अपना वर्क परफॉर्म कर पाएगी, ठीक है। दोनों किडनी पर काम चल जाएगा, दोनों किडनी खराब होगी तब हमारा काम खराब हो जाएगा। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या होगा, मेरे पास 2 काम हो सकते हैं, या तो मैं क्या करूं, मेरी किडनी को ट्रांसप्लांट करवा लूं, किडनी को क्या करवा लूं, ट्रांसप्लांट करवा लूं, ट्रांसप्लांटेशन करवा लूं। अब ट्रांसप्लांटेशन करवाना जितना कहने में आसान है ना, उतना ही करने में मुश्किल है, बिकॉज ट्रांसप्लांट करवाना है ना, ऑर्गन को ट्रांसप्लांट करवाना है, तो उसके लिए हमारे इम्यून सिस्टम को रेडी रहना पड़ेगा, फॉरेन सब्सटेंस को क्या करने के लिए, समझने के लिए, उसको एक्सेप्ट करने के लिए। तो वो हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वो हमें जल्दी से रिस्पॉन्स नहीं करता, ठीक है। दूसरी बात, ट्रांसप्लांटेशन के लिए सूटेबल डोनर मिलना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है, तो इसलिए ट्रांसप्लांटेशन कर सकते हैं अगर आप सारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहे हो तो बात ठीक है, नहीं तो क्या होगा बेटा, एक आपने वर्ड सुना होगा डायलिसिस, एक आपने वर्ड सुना होगा डायलिसिस। या तो आपको क्या करो, आपकी दोनों किडनी खराब हो चुकी हैं तो आप क्या कर लो, दोनों किडनी खराब होगी तो आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रांसप्लांट ही मेन करवाना पड़ता है, नहीं तो एक काम कर सकते हैं डायलिसिस। अब डायलिसिस का काम क्या है, ये किडनी खराब होने में है, ट्रांसप्लांटेशन दोनों किडनी के खराब होने पे है। अब डायलिसिस में क्या करेंगे बेटा, एक किडनी का हमें काम करवाना पड़ेगा, एफिशिएंटली वर्क परफॉर्म करवाना पड़ेगा। तो अब डायलिसिस है ना, तो मतलब बेटा आपके हॉस्पिटल के चक्कर तो फिक्स है, मतलब आपकी बची कुछ जो जिंदगी है ना वो तो हॉस्पिटल में ही निकलने वाली है। अब इसमें है क्या, इसमें बेटा क्या किया जाता है, आर्टिफिशियली ब्लड को फिल्टर किया जाता है। एक तो नेचुरली फिल्टर होगा जो हमारी बॉडी खुद से फिल्टर करेगी, एक आर्टिफिशियली क्या किया जाता है, ब्लड को फिल्टर किया जाता है, किया जाता है। अब इस कंसेप्ट को समझना, ये मान लो एक अंकल जी हैं जिनकी किडनी खराब है और इनको क्या करवाना है, ब्लड को फिल्टर करवाना है। तो सबसे पहले क्या होगा, इनके क्या लगाया जाएगा, एक आर्म पर आर्टरी और वेन की इंजेक्शन ऐसी सिरिंज लगाई जाएगी। तो सबसे पहले रीनल आर्टरी क्या करेगी, हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड, सॉरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड नहीं कहेंगे यहाँ पे हम, प्योर कहेंगे, इम्प्योर कहेंगे, यहाँ पर लगा दी बेटा रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी कौन सा ब्लड ले रही है बेटा, आर्टरी में लगाएंगे तो ऑब्वियसली वो रीनल आर्टरी बन जाएगी। आर्टरी कौन सा ब्लड ले रही है, इम्प्योर ब्लड ले रही है, और वो इम्प्योर ब्लड कहाँ डाल देंगे बेटा, एक मशीन में डाल देंगे। इस मशीन का क्या नाम है, इस मशीन का नाम क्या है बेटा, डायलिसर। इस मशीन का नाम क्या है, डायलिसर। मैंने इस मशीन को कहाँ डाल दिया, डायलिसर में डाल दिया। अब इस डायलिसर में क्या डाला जाता है, एक सॉल्यूशन डाला जाता है और इसमें बहुत सारी ट्यूब्स लगाई गई हैं पैरेलली अरेंज्ड, ठीक है। इस ट्यूब्स को क्या बोलते हैं, ये ट्यूब बेटा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स है, ये ट्यूब बेटा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, जो ये देखेगी कि इस ब्लड में से जो आया है ये चीज बॉडी की जरूरत है, इसको वापस भेज देगी, ठीक है, वापस भेज देगी। अब वापस भेजेगी कैसे, अब वापस भेजेगी कैसे, सुनो। इस डायलिसर में क्या डाला जाता है, केमिकल डाला जाता है। इस डायलिसर में एक केमिकल डाला जाता है। तो सबसे पहले यहाँ से हमारा एक क्वेश्चन आएगा कि डायलिसर के अंदर कौन कौन से केमिकल्स पाए जाते हैं, सोडियम, पोटेशियम, बाइकार्बोनेट, बफर सॉल्यूशन, ये इस तरह के क्या पाए जाते हैं, कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स और डाले जाते हैं, इस तरह के क्या पाए जाते हैं बेटा, कुछ केमिकल्स इसके अंदर डाले जाते हैं। वो केमिकल लगातार डलता जाएगा, ब्लड फिल्टर होता जाएगा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में आके। अब देखो है क्या, ये आया ब्लड, ये ट्यूब्स लगी हुई है, सारा ब्लड यहाँ घूम रहा है, यहाँ घूम रहा है, इनके ऊपर, इस मेम्ब्रेन के ऊपर पोर्स प्रेजेंट होते हैं। उसने देखा कि इसकी, और ये साथ में डायलिसिंग सोल्यूशन भी इसके अंदर एंटर करता जाएगा। उसने देखा कि यहाँ पर ये चीज़ काम की है, ये चीज़ काम की, इसको रख लेता हूँ, ये चीज़ काम की, इसको रख लेता हूँ, बाकी सारी चीज़ों को कहाँ डाल देगा, वो इस सॉल्यूशन में भेजता जाएगा। ये चीज़ काम की, इसको रख लेता हूँ, ये चीज़ काम की, इसको रख लेता हूँ, बाकी सबको किस में डालता जाएगा, सॉल्यूशन में डालता जाएगा। सॉल्यूशन जो यूज्ड होगा वो हम इसमें इकट्ठा करते जाएंगे, इसमें इकट्ठा करते जाएंगे, और जो इसमें इकट्ठा होता जाएगा वेस्ट, ठीक है, और जो प्योर रह जाएगा वो सारा कहाँ जाएगा, हमारा रेनल वेन से एंटर करके कहाँ चला जाएगा, हमारा कहाँ पे, बॉडी के अंदर चला जाएगा, बॉडी के अंदर चला जाएगा। यहाँ तक कंसेप्ट समझ में आ गया, यहाँ तक सारा कंसेप्ट समझ में आ गया। दोबारा समझो, सबसे पहले क्या होगा, आर्टरी से आएगा ब्लड, आर्टरी से ब्लड लेंगे, आर्टरी से ब्लड किस में जाएगा, डायलिसर में। डायलिसर अंदर क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट है जिसे बोलेंगे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन।
जिसे बोला जाएगा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के ऊपर छोटे छोटे पोर्स लगे होते हैं, बहुत छोटे छोटे, जो क्या करेगी, काम की चीज को तो रख लेगी, वेस्ट चीज को क्या कर देगी, सॉल्यूशन के अंदर डालती जाएगी। ठीक है, वेस्ट चीज को सॉल्यूशन में डालती जाएगी और उस सॉल्यूशन को हम बाद में यहाँ पर इकट्ठा करते रहेंगे। खत्म होता जाएगा तो यहाँ से सॉल्यूशन डालने भी जाते जाएंगे ताकि और ब्लड आए तो फिल्टर होता जाए, और फिर सारा का सारा आ गया, वेन जुड़ी हुई है, वापस से किसमें जाता जाएगा, बॉडी के अंदर जाता जाएगा। तो फिर ब्लड फिल्टर हो गया, बट आर्टिफिशियली फिल्टर किया, इसलिए हम इस कंसेप्ट को क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल किडनी। क्या समझ में आ गया ये कहानी आगे? तो ये था जी बेटा हमारा कंप्लीट कंसेप्ट किसका, एक्सक्रीशन का। हमने इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ा, एक्सक्रीशन की डेफिनेशन, कौन कौन से एक्सक्रीटरी सब्सटेंस होते हैं, यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, कौन से सब्सटेंस किस ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा ह्यूमन बीइंग का कंप्लीट एक्सक्रीशन, किडनी के बारे में कंप्लीट पढ़ा, नेफ्रॉन के बारे में कंप्लीट पढ़ा, 3 स्टेप पढ़े यूरिन प्रोड्यूस करने के, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर में से आता है। फिर उसके बाद हमने प्लांट्स का एक्सक्रीशन पढ़ा और एनिमल्स का एक्सक्रीशन पढ़ा, और लास्ट कंसेप्ट पढ़ा आर्टिफिशियल किडनी। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर आज ये खत्म होता है। जिसने एक भी टॉपिक नहीं देखा जाकर के पूरी सीरीज चेक करें, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा ये चैप्टर। स्कोरिंग चैप्टर है, लेंथी चैप्टर है, बट बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो इसी के साथ हमारी लाइफ प्रोसेस की सीरीज होती है खत्म। अब मिलेंगे नेक्स्ट सीरीज दैट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के साथ। बाय बाय, टेक केयर।